हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन पार्ट 4 के बारे में। इसमें मैं बताऊंगा दोस्तों कि एम्बैंकमेंट और सबग्रेड लेयर में एक कॉम्पैक्शन कितना रिक्वायरमेंट्स रहता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट्स है, उसके बारे में बात करूँगा आज मैं। तो आप देख सकते हैं क्लॉज 305.2.23 में सेक्शन 300 में आप जाएंगे तो उसमें मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है दोस्तों फ्लाई ऐश। दोस्तों इसके पहले हमने स्टेबलाइजेशन की बात की थी कि हम जो मटेरियल यूज करते हैं एम्बैंकमेंट में उसको कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो कुछ इसमें उसी टाइप में कुछ बताया गया है कि फ्लाई ऐश का भी हम यूज इसमें कर सकते हैं। तो बोला गया है दोस्तों इसमें यूज ऑफ फ्लाई ऐश सेल कन्फर्म टू द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट गाइडलाइंस where fly ash is used. The embankment construction shall conform to the physical and chemical properties and requirements of IRC SP 38/2001 guidelines for use of fly ash in road construction. The terms fly ash shall cover all types of coal ash such as pond ash, bottom ash or mound ash. दोस्तों इसमें कहा गया है कि फ्लाई ऐश का उपयोग पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा, और जहां फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है वहां एम्बैंकमेंट निर्माण IRC की भौतिक और रासायनिक गुणों के आवश्यकता के अनुरूप होगा, जो कि IRC SP 38/2001 के अनुसार इसमें दिशा निर्देशों के अनुसार बनाया जाएगा। सड़क निर्माण में फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जो भी उसमें दिए हुए हैं वो दिशा निर्देश पालन किए जाएंगे उसके लिए। और फ्लाई ऐश शब्द सभी प्रकार की कोयला राख जैसे तालाब की राख, नीचे की राख या टीले की राख को कवर करेगा। तो इस प्रकार कोई भी ऐश जो रहती है, कोल ऐश या पॉन्ड ऐश या मड ऐश, बॉटम ऐश जो रहती है, तो उसका हमको यूज कैसे करना है वो IRC SP 38/2001 के गाइडलाइंस के अनुसार हम उसका उपयोग कर सकते हैं एम्बैंकमेंट निर्माण में। दोस्तों इसके बाद इसमें लिखा हुआ है एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ फ्लाई ऐश शैल बी प्रॉपर्ली डिजाइंड टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरोजन्स इन अकॉर्डेंस विद IRC गाइडलाइंस। ए सुटेबल थिक कवर में properly provided at intervening layers of pond ash. For this purpose, a thick soil cover shall bind the edge of the embankment to protect it against erosions. Minimum thickness of such soil cover shall be 500 mm. दोस्तों इसमें बोला गया है कि फ्लाई ऐश से निर्मित एम्बैंकमेंट को IRC दिशा निर्देशों के अनुसार क्षरण के खिलाफ स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठीक से डिजाइन किया जाएगा, और इस प्रयोजन के लिए जो पॉन्ड की ऐश के बीच की परतों पर एक उपयुक्त मोटा आवरण अधिमानतः प्रदान किया जा सकता है, और एक मोटी मिट्टी का आवरण कटाव से बचने के लिए एम्बैंकमेंट के किनारे को बांध देगा। इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ऐसी मिट्टी के आवरण की न्यूनतम मोटाई 500 mm तक होगी दोस्तों। तो इसमें बताया गया कि ऐसी मिट्टी का जो हम उपयोग करेंगे उसकी न्यूनतम मोटाई कितनी हमको रखना है, 500 mm तक उसकी थिकनेस रखना है दोस्तों, मिनिमम थिकनेस। तो उसके बारे में बोला गया है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 305.2.4 में आप देखेंगे कॉम्पैक्शन रिक्वायरमेंट्स। उसमें लिखा हुआ है कि द कॉन्ट्रैक्टर शेल ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स फ्रॉम ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड बोरो एरियाज एंड हैव दीज टेस्टेड एट द साइट लेबोरेटरी following a testing program approved by the engineer. It shall be ensured that the subgrade material when compacted to the density requirements as in table 302 shall yield the specified design CBR value of the subgrade. तो इसमें बोला गया है दोस्तों कि ठेकेदार प्रत्येक पहचाने गए जो बोरो एरिया हैं उससे प्रतिनिधि नमूने, मतलब जो वहाँ से सैंपलिंग करने के बाद सैंपलिंग करेगा, और इंजीनियर द्वारा अनुमोदित परीक्षण कार्यक्रम के बाद उसको क्या करेगा कि जो भी उसकी टेस्टिंग है उस मटेरियल की, जो हम सबसे पहले बोरो एरिया से सॉइल की सैंपलिंग
मटेरियल की सैम्पलिंग करना और उसकी साइट पर जो लेबोरेटरी रहती है उसमें हमको टेस्टिंग करवाना, और टेस्टिंग करवाने के बाद यदि उसका परिणाम सही पाया जाता है, यदि टेस्टिंग सही, उसके रिजल्ट सही आते हैं उस मटेरियल के, तो हमको उसका अप्रूवल दिया जाएगा, इंजीनियर द्वारा उसको अप्रूवल दिया जाएगा, और उसके बाद ही हम उसका उपयोग कर पाएंगे सबग्रेड या एम्बैंकमेंट निर्माण में दोस्तों। और इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सबग्रेड या एम्बैंकमेंट निर्माण में इसका जो कम्पैक्शन रहेगा, मटेरियल का जो कम्पैक्शन रहेगा उसकी डेंसिटी के अनुसार, तो जितना भी उसकी डेंसिटी रिक्वायरमेंट कम्पैक्शन रहेगा वो इसमें टेबल 300-2 में बताया गया है, स्पेसिफाइड किया गया है कि डिजाइन CBR वैल्यू के अनुसार इसमें सबग्रेड का या एम्बैंकमेंट का जो भी इसका कम्पैक्शन रिक्वायरमेंट्स है वो इसमें दिया गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं टेबल 302 कम्पैक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड। तो इसमें बताया गया है कि एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के लिए जो कम्पैक्शन रिक्वायरमेंट्स है वो कितना होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ वर्क में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सबग्रेड एंड अर्थ एंड शोल्डर, सबग्रेड और अर्थ एंड शोल्डर्स के लिए दोस्तों इसमें 97% से कम कॉम्पैक्शन नहीं होना चाहिए, 97% से ऊपर ही कॉम्पैक्शन होना चाहिए। जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन एज पर परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लेबोरेटरी डेंसिटी के अनुसार IS 27 पार्ट 8 के अनुसार जो हम टेस्ट करते हो वो 97% से कम नहीं होना चाहिए सबग्रेड और अर्थ एंड शोल्डर के लिए। इसके बाद एम्बैंकमेंट के लिए दोस्तों इसमें 95% दिया हुआ है कि जो हम एम्बैंकमेंट बनाएंगे, तटबद्ध करेंगे रोड में, तो वो एम्बैंकमेंट लेयर के लिए 95% से मिनिमम इसमें कॉम्पैक्शन दिया, उससे कम कॉम्पैक्शन आएगा तो वो बेड नॉट कॉम्पैक्टेड माना जाएगा, वो कॉम्पैक्शन नो कॉम्पैक्शन है उसमें, मतलब कि हमको फिर से कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। तो मिनिमम इस पे 95% दिया हुआ दोस्तों, इससे ज़्यादा ही कॉम्पैक्शन हमको सब एम्बैंकमेंट लेयर में चाहिए। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सपेंसिव क्लेज सबग्रेड एंड 5 mm पोर्शन जस्ट बिलो द सबग्रेड नॉट अलाउड। मतलब इसमें बोला गया कि जो 500 mm का हिस्से के नीचे का जो सबग्रेड रहता है या जो भी लेयर रहती है 500 mm के नीचे, तो उसके लिए कोई भी कॉम्पैक्शन अलाउड नहीं है। बट 500 के ऊपर यदि है तो उसका कॉम्पैक्शन इसमें अलाउड है। उसके लिए दिया हुआ कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एम्बैंकमेंट 90 to 95%, मतलब जो 500 नीचे की लेयर है उसमें कॉम्पैक्शन मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें नॉट अलाउ नहीं किया गया है। बट इसका जो जैसे एम्बैंकमेंट अपन निर्माण करते हैं उसके ऊपर 500 mm तक हम 500 mm तक सबग्रेड की लेयर डालते हैं, तो एम्बैंकमेंट के लिए इसमें दिया हुआ है कि 90 to 95% तक कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड है दोस्तों। 90 से 95% तक कॉम्पैक्शन उसमें रिक्वायर्ड रहेगा। जो एक्सवेटेड लेयर रहेगी उसकी, जब हम एक्सवेशन करते हैं रोड में तो उसकी जो एक्सवेटेड लेयर रहेगी और उसका जो कॉम्पैक्शन करेंगे हम एम्बैंकमेंट बनाने के लिए वो 90 to 95% तक रहेगा, और ये इसमें रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है दोस्तों कॉम्पैक्शन के लिए। इसके बाद इसमें बोला गया है कि द कॉन्ट्रैक्टर सेल एट लीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉम्पैक्शन सबमिट द फॉलोइंग टू द इंजीनियर फॉर अप्रूवल। ठेकेदार कम से कम 7 दिन पहले, कम से कम काम शुरू करने के कम से कम 7 दिन पहले ठेकेदार कॉम्पैक्शन जो भी इसका कॉम्पैक्शन रहेगा उस कॉम्पैक्शन को शुरू करने से 7 दिन पहले, जैसे उसने काम करने का जो उसका तरीका है उसके साथ कॉम्पैक्शन करने के 7 दिन पहले कॉन्ट्रैक्टर जो रहेगा इसका पूरा अप्रूवल इंजीनियर द्वारा निम्नलिखित तरीके से उसको लिया जाना चाहेगा या कि वो उसको लेना पड़ेगा। तो इसमें वो बताया गया है कि उसको किस तरह से इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसमें बोला गया कि द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर इन अकॉर्डिंग विद IS 27 पार्ट 8 appropriate for each of the film materials he intend to use। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की वैल्यू और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू यदि ऑब्टेंड हो जाती है, यदि प्राप्त होती है जब हम टेस्टिंग करेंगे IS 27 पार्ट 8 के अकॉर्डिंग जब हम टेस्ट करेंगे, तो जो मटेरियल हम यूज कर रहे हो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और उसकी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यदि हमको प्रॉपर तरीके से प्राप्त हो, उपयुक्त तरीके से यदि उसकी वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो अप्रोप्रिएट फॉर ईच ऑफ द फिल मटेरियल्स ही इंटेंड टू यूज। तो उसके लिए जिनमें से प्रत्येक के लिए उपयुक्त है, यदि वो उपयुक्त है तो हम उसको मटेरियल को फिल करने या उपयोग करने के लिए उसके लिए हम उसकी अनुमति दे देंगे दोस्तों। इंटेंड टू यूज मतलब इरादा जो रहेगा उसका साफ है कि आप इसको यूज कर सकते हो।
तो हम यूज करने की अनुमति दे देंगे। यदि MDD और UMC नहीं आ रही है तो हम इसकी अनुमति नहीं देंगे यूज करने की, ये भी हमको देखना है। और इसके बाद दोस्तों ए ग्राफ ऑफ ड्राई डेंसिटी प्लॉटेड अगेंस्ट मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम बीच each of the values in above of maximum dry density optimum moisture content were determined। इसमें क्या रहेगा दोस्तों, जब हम इसके ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट के बीच में एक जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचते हैं जिसमें अधिकतम जिसमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर डेंसिटी का जो भी मान आता है वो दिखाया जाता है। और उसमें ग्राफ खींचने के बाद जो भी उसकी मैक्सिमम डेंसिटी हमको मिलती है और ग्राफ में जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलता है वही वैल्यू हम साइड पे अप्लाई करते हैं और उसी के थ्रू हम कॉम्पैक्शन डिटरमाइन करते हैं साइड पे, कि जो भी साइड पे कॉम्पैक्शन आएगा वो उसी MDD और OMC के हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इसमें पूरा कॉम्पैक्शन के बारे में बताया गया है कि मैंगनीज और सब्सट्रेट की लेयर में कितना कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड है दोस्तों, उसके बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।